नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट अमित दुबे चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन और जिसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं लास्ट मतलब अंतिम, लेसन मतलब पाठ, तो अंतिम पाठ या फिर अंतिम अध्याय। अब इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी जाननी होगी। वास्तव में इस कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध से। फ्रांस और प्रशिया, इन दोनों देशों के बीच एक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है और प्रशिया जीत जाता है। अब प्रशिया अपनी जीत के इनाम के रूप में फ्रांस के 2 जिलों का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है और इन पर कब्जा करके इन्हें अपने देश में मिला लेता है। ठीक है, देश में मिला लेता है। ठीक है, तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस हार गया और प्रशिया जीत गया। प्रशिया ने जीत के इनाम के रूप में, यानी जीत गया जब प्रशिया, तो उसने क्या किया कि फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन, जैसे हमारे यहाँ 2 जिले हैं प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, ठीक इसी तरह से अल्सास और लॉरेन 2 जिले थे फ्रांस के जिन पर प्रशिया ने कब्जा कर लिया। अब चूंकि फ्रांस की जो, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है उसी तरह से फ्रांस की मातृभाषा फ्रेंच भाषा है। ठीक है, तो प्रशिया क्या करता है कि प्रशिया कहता है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। प्रशिया रोक लगा देता है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रशिया इन दोनों जिलों को अपने देश में मिला लेता है ना। तो वही कहानी हमारी शुरू होती है। अच्छा, अब इसके आगे एक चीज़ और आपको जाननी होगी। आसान शब्दों में एक बार फिर से कहानी को समझ लीजिए कि फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है और जब फ्रांस हार जाता है तो प्रशिया फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन पर कब्जा करके इन दोनों जिलों को अपने देश में मिला लेता है और अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाए जाने पर रोक लगा देता है। चलिए अब अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। आपको ये कहानी फ्रेंच के द्वारा सुनाई जाएगी, यानी फ्रेंच आपकी कहानी का हीरो है, वो एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, वही आपको ये पूरी कहानी सुनाएगा। चलिए अपनी कहानी पर चलते हैं। तो हम अपने चैप्टर पर आ चुके हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और, अल्फोंस डाउडेट जो इस चैप्टर के लेखक भी हैं, इन्होंने फ्रांस और प्रशिया का युद्ध खुद देखा था। ठीक है, चलिए तो कहते हैं कि आई, यानी फ्रेंच कह रहा है कि मैं स्टार्टेड, रवाना हुआ फॉर स्कूल, विद्यालय जाने के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। तो उस सुबह स्कूल जाने के लिए या फिर विद्यालय जाने के लिए मैं बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड, ग्रेट ड्रीड का मतलब डांट पड़ने का भय, स्कॉल्डिंग मतलब डांट पड़ना, ग्रेट ड्रीड यानी बहुत ज़्यादा भय लगना। ठीक है, और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल फ्रेंच के टीचर हैं। ठीक है, तो एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह क्वेश्चन अस प्रश्न पूछेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स पर।
विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एमहैमल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई और मुझे डिड नॉट नो नहीं पता था द फर्स्ट वर्ड प्रारंभिक ज्ञान अबाउट देम इनके बारे में, यानी पार्टिसिपल्स के बारे में। तो इनके बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं एंड स्पेंडिंग और बिताऊं द डे पूरा दिन आउट ऑफ दूर घर से बाहर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं कहीं भाग जाऊं और घर से बाहर दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, जो दिन था वॉज सो वार्म, वार्म मतलब गर्म, दिन बहुत गर्म था, शो ब्राइट और बहुत चमकीला था। ठीक है, जैसे सर्दियों के मौसम में दिन चमकीला हो तो हमारा मन करता है कि धूप में ही थोड़ी देर बैठे रहें। ठीक है, तो दिन बहुत गर्म था और बहुत चमकीला था। द बर्ड्स पक्षी वर्शिपरिंग चहचहा रहे थे एट द एज किनारे पर ऑफ द वुड्स जंगल के। तो पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे एंड इन ओपन फील्ड एंड और इन द ओपन फील्ड खुले खेतों में, बैक मतलब पीछे, सॉमिल आरा मशीन के, आरा मशीन के पीछे ओपन फील्ड खुले खेतों में द प्रशियन सोल्जर्स प्रशिया के सिपाही प्रशिया के सैनिक वर ड्रिलिंग। ड्रिल मतलब होता है अभ्यास करना, बट ड्रिल शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है तो आप ड्रिल को ड्रिल ही बोलेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे या फिर प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल यह सब कुछ, मच मोर कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग लुभावना था या फिर मनमोहक था, देन द रूल नियम के, फॉर पार्टिसिपल्स के, पार्टिसिपल्स के रूल नियम की तुलना में इट वाज ऑल ये सब कुछ कहीं ज़्यादा मनमोहक था। बट आई लेकिन मुझ में हैड द स्ट्रेंथ शक्ति थी टू रिसिस्ट विरोध करने की, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल और मैं हरीड ऑफ तेज़ी से टू स्कूल के लिए चल पड़ा, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवीजन करेंगे ताकि कोई डाउट शेष न बचे और दोबारा कभी भी इसे पढ़ने की ज़रूरत ना बचे। ठीक है, तो उस दिन मेरे साथ पढ़ते चलिए। अब मैं एक एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा, अब मैं तेज़ी से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उस दिन स्कूल के लिए मैं बहुत उस सुबह दैट मॉर्निंग, उस सुबह स्कूल के लिए मैं बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा भय लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एमहैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर भाग जाऊं, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा कि रनिंग अवे मैं कहीं भाग जाऊं और घर से बाहर अपना दिन बिताऊं। दिन बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत चमकीला था। पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। यह सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में कहीं ज़्यादा लुभावना था या फिर मनमोहक था, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ चल पड़ा या फिर स्कूल के लिए चल पड़ा। वेन आई पास द टाउन हॉल, मैं पास्ट गुजरा टाउन हॉल सभागार के पास से, तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा देयर वाज अ क्राउड, तो बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट मतलब सामने, फ्रंट ऑफ मतलब सामने, द बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट्ट, तो सूचना पट्ट के सामने बहुत भीड़ थी। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, ऑल मतलब सभी, और मतलब हमारी, बैड न्यूज़ मतलब बुरी खबरें, हैड कम आई थी फ्रॉम देयर, यहीं से, यानी इसी सूचना पट्ट से। कोई भी बुरी खबर आती थी तो सूचना पट्ट पर लिख देते थे। तो पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थी। एग्जाम्पल के लिए वो कुछ बता रहा है कि लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट मतलब हारे हुए, बैटल्स मतलब युद्ध, तो हारे हुए युद्धों के समाचार,
ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब है सेना में भर्ती के कानूनी आदेश। ठीक है, जब किसी देश की सेना किसी दूसरे देश से हारने लगती है, जैसे फ्रांस की सेना प्रशिया से हारने लगी होगी ना, तो फ्रांस ने क्या किया होगा कि अपने आम नागरिकों को भी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया होगा कि चलो देश को आपकी आवश्यकता है, चलो बंदूक उठाओ और लड़ो दुश्मन से। ठीक है, तो ड्राफ्ट का मतलब सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। ठीक है, द ऑर्डर्स, आदेश ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर मतलब सेना अधिकारी, तो सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में, और मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है, मैटर नाउ, यानी अब क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार या फिर हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थी, जैसे हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी। ठीक है, तो सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। और मैंने अपने मन में सोचा, बिना रुके, अब क्या बात हो सकती है। दिन, और तब, एज आई हरीड, जब मैं तेजी से, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, एज फास्ट एज आई, उतना तेज जितना कि आई कुड गो, मैं जा सकता था, एज फास्ट एज, उतना तेज जितना कि आई, मैं, कुड गो, जा सकता था, और फिर मैं उतना तेज जितना कि मैं जा सकता था, अर्थात इसका मतलब यहाँ पर है कि और फिर जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, आई, मैं, एज फास्ट एज आई कुड, अपनी पूरी ताकत के साथ या फिर अपनी पूरी तेजी के साथ गो, चला। ठीक है, और फिर या फिर, हाँ ऐसे ही पढ़िए, और फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वॉक्टर, लोहार का नाम क्या था, वॉक्टर, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, हिंदी होती है अप्रेंटिस की प्रशिक्षु, बट आम शब्दों में आप इसको बोल सकते हैं चेला। ठीक है, वो अपने चेले के साथ वहाँ पर था, चेला मतलब प्रशिक्षु मतलब वो लड़का जिसे वो अपना काम सिखा रहा था। ठीक है, तो विथ हिज अप्रेंटिस यानी अपने चेले के साथ या फिर अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार रीड कर रहा था, बुलेटिन रीड कर रहा था यानी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी यानी उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब, लड़के इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी पर्याप्त समय में। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यू विल गेट टू योर स्कूल यानी तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। सीधी सीधी बात कि स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। और फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी से चला, लोहार वॉक्टर जो वहीं पर अपने चेले के साथ था और समाचार पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज मत जाओ, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ही वॉज, वह, मेकिंग फन, मजाक उड़ा रहा है, ऑफ मी, मेरा, तो मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हैमल के अपोस्ट्रॉफी एस जिसका मतलब काकी के, तो एम हैमल के लिटिल छोटे गार्डन, बगीचे में, और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफता हुआ। ठीक है, और मैं हाँफता हुआ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफता हुआ एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। तो यूजुअली आमतौर पर जब स्कूल बिगन शुरू होता था, तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल मतलब शोरगुल या फिर अफरा तफरी। ठीक है, तो ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, बसल शोरगुल होता था। जैसे स्कूल खुल जाए तो बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, जब तक क्लास में टीचर नहीं जाते
तब तक बहुत ज़्यादा शोरगुल होता रहता है। बच्चे अगर क्लास में हैं भी तो छोटे बच्चे अपना पाठ वगैरह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते रहते हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब कुछ। यानी स्कूल खुल गया तो शोरगुल होना ही होना है। ठीक है, वही चीज़ वो कह रहा है कि यूजुअली आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, विच जिसे कुड बी हर्ड सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट बाहर गली में। ठीक है, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता है। कहने का मतलब जैसे ये स्कूल है यहाँ पर और यहाँ पे रास्ता है, तो आप स्कूल के पास से गुजरें यानी स्कूल के बाहर गली से गुजरें तो भी आपको गली में शोर सुनाई देगा। वही चीज़ वो कह रहा है, विचे जिसे यानी जिस शोर को कुड बी हर्ड सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट बाहर गली में। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, जिसे यानी जिस शोर को बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग खोला जाना एंड क्लोजिंग और बंद किया जाना ऑफ डेस्क मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। ठीक है, कहाँ गया? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, लेसन्स पाठ का रिपीटेड दोहराया जाना इन यूनिशन। यूनिशन मतलब छोटे बच्चों को कभी पढ़ते देखिए क्लास में, टीचर उनको बोलते हैं कि चलो 1 2 3 पढ़ो, तो एक बच्चा खड़ा हो जाएगा और बोलेगा 1, तो बाकी के सभी बोलेंगे 1। जैसे का से कबूतर तो बाकी के सभी का से कबूतर। यूनिशन मतलब एक साथ मिलकर। ठीक है, तो यूनिशन रिपीटेड लेसन्स तो पाठ का एक साथ मिलकर दोहराया जाना। वेरी लाउड बहुत ज़ोर ज़ोर से, बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। कभी कभी तो इतना तंग हो जाते हैं स्कूल में कि छोटे बच्चे ऐसा लगता है जैसे अपनी पूरी ताकत के साथ बोल रहे हैं, जैसे उनको कहीं जंग लड़ना है और जितना तेज़ चिल्लाकर बोलेंगे उतना बढ़िया है। तो ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स अपने कानों पर रखकर, टू अंडरस्टैंड बेटर बेहतर समझने के लिए। ठीक है, तो इसको उल्टा पढ़ना होगा कि बेहतर समझने के लिए, अंडरस्टैंड बेटर यानी बेहतर समझने के लिए, अपने कानों पर अपने हाथों को रख कर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठ का दोहराया जाना। एंड द टीचर्स और टीचर अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब काकी के, और अध्यापक की ग्रेट रूलर, रूलर मतलब छड़ी डंडा, रूलर को रूलर भी बोल सकते हैं क्योंकि आमतौर पर बच्चे रूलर ही बोलते हैं। रूलर का यानी छड़ी का रैपिंग टकराना ऑन द टेबल मेज से। अध्यापक बच्चों को डराने के लिए बार बार अपनी छड़ी को मेज पर पटकते हैं कि ये बैठ जाओ नहीं तो मार देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ अध्यापक की छड़ी का मेज से बार बार टकराना। ये कौन सी चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें उस शोरगुल के अंतर्गत आती हैं जिन्हें आप बाहर गली में खड़े होकर सुन सकते हैं। वो बता रहा है कि ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, बट नाउ लेकिन अभी इट वाज ऑल, यह सब कुछ सो स्टिल बहुत ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन की, इस कमोशन के बीच, इस शोरगुल के बीच या फिर इस हो हल्ला के बीच, टू गेट मैं पहुंच जाऊंगा टू माई डेस्क अपनी मेज पर, विदाउट बीन सीन बिना किसी को दिखे। तो मैंने सोचा था कि इस शोरगुल के बीच मैं बिना किसी को दिखे अपनी डेस्क पर या फिर अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में दैट डे उस दिन एवरीथिंग सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ बी एज क्वाइट उतना ही शांत था एज संडे मॉर्निंग जैसे संडे रविवार की मॉर्निंग हो, संडे की सुबह हो यानी रविवार की सुबह हो। लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह के जितना ही शांत था। दो द विंडो खिड़की से, आई शॉ मैंने देखा, माई क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस ऑलरेडी पहले से ही इन देयर प्लेसेस वो अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड एम हैमल और एम हैमल वेकिंग वॉकिंग मतलब टहल रहे थे, अप एंड डाउन इधर उधर, आगे पीछे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर उधर टहल रहे थे, विथ हीज अपनी टेरिबल भयानक आयरन रूलर अपनी भयानक छड़ी को अंडर हीज आर्म अपनी बगल में दबाए हुए, और एम हैमल अपनी भयानक छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबॉडी सबके सामने,
मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने गो इन, अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई बस्ट, कि मैं कितना बस्ट था, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना डरा हुआ था। आई वाज यानी मैं, और मैं कितना डरा हुआ था। रिवीजन करना हो तो एक बार पढ़ सकते हैं इसको, कि मैंने सोचा कि वहाँ मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं हाफता हुआ एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुँच गया। रीच्ड मतलब पहुँच जाना। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। मेज़ों का खोला जाना और बंद किया जाना। बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों पर रख कर बहुत ज़ोर ज़ोर से एक साथ मिलकर पाठ का दोहराया जाना, और अध्यापक की छड़ी का या फिर अध्यापक की रूलर का मेज से बार बार टकराना। लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। मैंने सोचा था कि इस शोरगुल के बीच मैं बिना किसी को दिखे अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह के जितना ही शांत था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। वो पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, और एम हैमल अपनी भयानक छड़ी को या फिर अपनी भयानक रूलर को अपनी बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा, गो इन, अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। ये देखिए, टेंशन में आ गया बेचारा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी उसने सोचा था कि मार पड़ेगी लेकिन बच गया। एम हैमल ने मुझे देखा एंड सैड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत प्यार से कहा या फिर बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच। आपके हीरो का नाम है फ्रेंच, यहाँ पे आ गया। तो अपने स्थान पर जाओ क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ नन्हे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही। तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जम्प्ड, कूदा, ओवर द बेंच से, तो मैं बेंच से कूद कर, सेट डाउन, बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी मेज पर। ठीक है, अपनी डेस्क पर, डेस्क को डेस्क भी बोल सकते हैं। तो मैं बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर सेट डाउन, बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, नॉट टिल देन यानी तब तक नहीं। वेन, जब, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट यानी मेरा डर, अ लिटिल ओवर यानी थोड़ा सा कम हो गया। वेन, जब, तो जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, या फिर जब मैंने अपने डर पर थोड़ी सी विजय प्राप्त कर ली। लिखा तो यही है, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद। नॉट टिल देन को अब पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। नॉट टिल देन इसका मतलब होता है तब तक नहीं, लेकिन अब जब आप पहली लाइन को पढ़ेंगे कि जब मेरा थोड़ा सा डर कम हो गया, तो आप नॉट टिल देन को पढ़ेंगे कि उसके बाद। ठीक है। डिड आई शी, मैंने देखा। दैट आवर टीचर, की हमारे अध्यापक ने, हैड ऑन, पहन रखा है। ही इज़ ब्यूटीफुल, अपना सुंदर ग्रीन हरा कोट, अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है। ही इज़ फ्रिल्ड शर्ट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मतलब झालरदार, शर्ट मतलब शर्ट पहन रखी है। एंड द लिटिल ब्लैक, और लिटिल छोटी, ब्लैक काली, सिल्क, सिल्क की कैप, टोपी पहन रखी है, और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है जिस पर कासीदाकारी की गई है। इसकी हिंदी आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, कासीदाकारी ही मिलेगी। कासीदाकारी का मतलब वो जो डिज़ाइन वगैरह टोपी पर बनाई जाती है उसकी बात की गई है। ठीक है। दैट ही नेवर वोर, दैट जिसे ही वह नेवर कभी भी नहीं वोर पहनते, जिसे वो कभी भी नहीं पहनते, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण के दिनों के अलावा, एंड प्राइज डेज और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा। ठीक है। तो इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज, ये डेज हमको जोड़ना होगा। तो निरीक्षण के दिनों के अलावा और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा, जिसे वह कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा,
द होल स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब, एंड सोलेमन, और बहुत गंभीर। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, लेकिन जिस चीज़ ने, दैट सरप्राइज मी, मुझे सरप्राइज किया, मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो ये देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस, की पीछे की सीटें, पीछे की बेंचेस, दैट जो वर ऑलवेज, हमेशा एम्प्टी, खाली रहती थी। द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, सिटिंग बैठे हुए हैं, क्वाइटली, शांति से, लाइक आवर सेल्फ, हमारी ही तरह। द विलेज पीपल, उन पर गांव के लोग हमारी ही तरह शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, ओल्ड हाउजर का मतलब है बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। ओल्ड हाउजर यानी बूढ़ा व्यक्ति, या फिर बूढ़ा हाउजर भी कह सकते हैं, ठीक है। बस इसकी इतनी हिंदी है, या तो बूढ़ा व्यक्ति कहिए या फिर बूढ़ा हाउजर कहिए। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 मतलब 3, कॉर्नर मतलब कोने वाली, हैट टोपी पहने हुए, तो अपनी 3 कोने वाली टोपी, यानी अपनी त्रिकोणी, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तिकोनी, ठीक है। अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बूढ़ा हाउजर बैठा था, या फिर बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे थे। एंड सेवरल अदर, और बहुत से अन्य लोग बिसाइड, यानी इसके अलावा बहुत से अन्य लोग बैठे थे। एवरीबडी, हर एक व्यक्ति, लुक्ड सैड, दुखी दिख रहा था। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हर एक व्यक्ति दुखी था। एंड हाउजर, और वह बूढ़ा व्यक्ति, हैड बॉट, लाया था, एन ओल्ड, एक पुरानी प्राइमर, बाल पुस्तक, बाल पुस्तक जिसमें का खा गा घा लिखा रहता है। 1-2 के बच्चे, कक्षा 1-2 के बच्चे जो पुस्तक पढ़ते हैं वो होते हैं बाल पुस्तक, जिसमें का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब कुछ लिखा रहता है। तो बूढ़ा हाउजर अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था। थम्ड एट द एजेस, एजेस मतलब जिसके किनारे, किनारे, किनारों से तात्पर्य है इस पेज का, ये देखिए, ये जो सबसे किनारे के पेजेस होते हैं ना, ये इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये किताब पुरानी हो जाएगी और बार बार इसको हम खोलेंगे ऐसे, तो ये थोड़े से काले पड़ जाते हैं। तो बॉट एंड ओल्ड, थंब एट द एजेस, जिसके एजेस, जिसके पेज के किनारे, अर्थात जिस पुस्तक के किनारे, यानी ऐसे पढ़ेंगे कि जिसके किनारे थम्ड हो गए थे। थम्ड मतलब अंगूठों से पेज पलटने की वजह से गंदे हो रहे थे, ठीक है। अब इतना छोटा सा वर्ड इतना बड़ा बोलना है क्या सर? बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका यही मतलब है। तो अंगूठों से पेज पलटने के कारण गंदे हो रहे थे। एंड ही, और उसने, हेल्ड इट, इस पुस्तक को ओपन खोल कर रखा था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स, और उसके चश्मे, स्पेकल्स मतलब चश्मे, लेइंग पड़े हुए थे, अक्रॉस द पेजेस, पेजेस के ऊपर या फिर पृष्ठों के ऊपर। जैसे मैं बोलूँ ये पेन है, तो ये पेन पेज के ऊपर पड़ी है, पेज के ऊपर। तो इसी तरह से उसने अपना चश्मा रख दिया था, और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो उसका चश्मा पेज के ऊपर पड़ा था, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक नहीं, यानी जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है, अपनी झालरदार शर्ट पहन रखी है, और अपनी काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी है, जिस पर कासीदाकारी की गई थी, ठीक है, जिसे वहाँ निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा विचित्र और सोलेमन लग रहा था, गंभीर लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये देखना था कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग हमारी ही तरह शांति से बैठे हुए थे। बूढ़ा हाउजर अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बैठा था, अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी तिकोनी टोपी पहने बैठा था। भूतपूर्व मेयर बैठे थे,
भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे थे और ऐसे ही बहुत से अन्य लोग बैठे थे। हर कोई दुखी प्रतीत हो रहा था या फिर हर कोई दुखी लग रहा था। और बूढ़ा या फिर बूढ़ा हाउज़र या फिर हाउज़र ही बोल दीजिए, और वह बूढ़ा अपने हैबॉट लाया था एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी पुस्तक, बाल पुस्तक, और वह बूढ़ा अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो रहे थे। और उसने ही लगा है बूढ़े व्यक्ति के लिए, और उसने इस पुस्तक को, ठीक है, और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था और उसके चश्मे पृष्ठों के ऊपर पड़े थे। वाइल जब आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था अबाउट इट ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड, एम हैमल बैठ गए ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। तो एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए एंड और इन द सेम, उसी ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव उसी गंभीर एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन में, जेंटल टोन का मतलब है विनम्र अंदाज, ठीक है। तो विच ही हैड यूज टू मी, जो ही हैड यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया था, टू मी, मेरे लिए, ठीक है। तो अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका उन्होंने मुझ पर प्रयोग किया था, सैड कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर, आदेश हैज़ कम, आ गए हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, बर्लिन से आदेश आ गए हैं, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरिन, अल्सास और लॉरिन के। तो अल्सास और लॉरिन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने के आदेश बर्लिन से आ गए हैं। द न्यू मास्टर, नए अध्यापक, कम्स टुमारो, कल आ जाएंगे। तो नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज़, यहाँ है, योर, आपका, लास्ट, अंतिम, फ्रेंच भाषा का लेसन पाठ, यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ, यू, कि आप लोग, टू बी वेरी अटेंटिव, एकाग्र रहें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकाग्र रहें, ठीक है। तो छोटा छोटा है, रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा था तो एम अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मुझ पर किया था, कहा, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अल्सास और लॉरिन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने के आदेश बर्लिन से आ गए हैं। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप सब एकाग्र रहें। व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट। दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मेरे लिए। तो मेरे लिए ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के जैसे थे। ओह, अरे, द ब्रिचर्स, अभागे लोग। तो दैट वाज वाट, यही, दे हैड, उन्होंने, पुटअप, चिपका दिया था, एट द टाउन हॉल, सभागार पर, ठीक है। तो पुटअप मतलब लगाना भी कह सकते हैं, ठीक है। ओह, अभागे लोग, उन्होंने यही सभागार पर पुटअप कर दिया था, लगा दिया था। अब सभागार पर क्या था? बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा था कि अब स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और इसका आदेश बर्लिन से आ चुका है, ठीक है। तो ये शब्द मेरे लिए ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओह, अभागे लोग, उन्होंने सभागार पर, दैट वाज व्हाट, यही पुटअप चिपका दिया था या फिर लगा दिया था। तो उन्होंने सभागार पर यही लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट, अंतिम, फ्रेंच भाषा का लेसन पाठ। तो मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ, वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैं बड़ी मुश्किल से सीख सका था, हाउ टू राइट, लिखना, मैं लिखना भी बड़ी मुश्किल से सीख सका था। आई शुड नेवर लर्न, अब मैं नहीं सीख सकूँगा। नेवर लर्न यानी मैं कभी भी नहीं सीख सकूँगा, एनी मोर, इससे ज़्यादा, मैं इससे ज़्यादा कभी भी नहीं सीख सकूँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, यहीं पर और इसी समय, आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुक जाना होगा। ओह, अरे, हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना सॉरी हूँ,
मैं कितना दुखी महसूस कर रहा हूँ। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन मेरे पाठों को, नॉट लर्निंग याद ना करके, तो मेरे पाठों को याद ना करके मैं कितना दुखी महसूस कर रहा हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, बर्ड मतलब पक्षी के या फिर चिड़िया के एग्स अंडों को, सीकिंग ढूंढने के लिए, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग गोइंग, स्लाइड यानी फिसलना, फिसलने जाने के लिए ऑन द सार, सार पर। सार आपने देखा होगा, बच्चे बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सार पर फिसलते हैं, गार्डन वगैरह में या फिर स्कूलों में भी होता है। ये एक तरह से थोड़ा सा बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से फिसलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, किसी गार्डन में चले जाइएगा, अगर आप नहीं जानते कि सार क्या होता है तो अपने पिताश्री से पूछिए, उनको पता है। ठीक है, सार मतलब एक तरह से सीढ़ी टाइप बना होगा और सीढ़ी के माध्यम से आप ऊपर चले जाइए और ऊपर से आप फिसल सकते हैं नीचे की ओर। ठीक है, तो सार स्लाइडिंग, सार पर फिसलने जाने के लिए, तो इसको ऐसे पढ़ना होगा, ओह अरे, हाउ सॉरी आई वाज, इसको साइलेंट कर दीजिए, अभी मत पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए। अपने पाठों को याद ना करके चिड़िया के अंडे ढूंढने जाने के लिए और शार पर फिसलने जाने के लिए, हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था। बच्चों के पास ना पढ़ने का बहुत सा कारण होता है। किसी बच्चे से बोलिए कि आज पढ़ लो, तो वो बोलेगा अभी मेरा सर दर्द कर रहा है, अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूँगा। ठीक है, और जब एग्ज़ाम आ जाता है तब पता चलता है कि अब पढ़ लिया होता तो ही ठीक था। तो वही दशा है फ्रेंच की। अब उसको लगता है कि अगर मैं चिड़िया के अंडे ना ढूंढता, सार पर फिसलने ना जाता, ये सारे काम ना करता, बल्कि पढ़ लेता, तो शायद आज मुझे फ्रेंच भाषा का अच्छा ज्ञान होता। ठीक है, तो अपने पाठ याद ना करके चिड़िया के अंडे ढूंढने जाने और सार पर फिसलने जाने के लिए मैं कितना दुखी हो रहा था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच ए नॉइसेंस, जो बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, नॉइसेंस मतलब समस्या, तो दैट हैड सीम जो लग रही थी, सच ए नॉइसेंस एक बड़ी समस्या, अब आई लगो थोड़ी देर पहले, तो मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले एक बड़ी समस्या लग रही थी, सो हैवी बहुत भारी लग रही थी, टू कैरी ले जाने में, और ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। मेरा ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट, और संतों का मेरा इतिहास। संत मतलब महान लोग, जैसे हमारे देश में बहुत से महान लोग हुए, महात्मा गांधी, ये बहुत सारे लोग हैं, अब एक एक का नाम गिनाना हो तो चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, तो ये सब लोग हमारे संत थे, यानी हमारे महान लोग थे, और उनका अपना इतिहास रहा जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों का मेरा इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स पुराने मित्र बन चुके हैं। नाउ अब पुराने मित्र बन चुके हैं, दैट जिन्हें आई कुडंट गिव अप, मैं छोड़ नहीं सकता, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, अर्थात मैं एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता, तो एम हैमल को भी, द आइडिया, यह विचार, दैट कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे हैं, दैट और आई, मैं, शुड नेवर, कभी भी नहीं, सी हिम अगेन, दोबारा शायद उन्हें कभी भी नहीं देखूंगा। अगेन मतलब दोबारा, हिम मतलब उन्हें, शी मतलब देखूंगा, नेवर दोबारा कभी भी नहीं। ठीक है, और मैं उन्हें दोबारा शायद कभी भी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगॉट, इस बात ने या फिर इस विचार ने मुझे भुला दिया है। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में सब कुछ। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने बड़े सनकी थे। क्रैंकी मतलब सनकी। हर एक बच्चे को लगता है कि फलाना अध्यापक सनकी है, उससे पंगा मत लेना नहीं तो बहुत मारेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, हर एक बच्चे के जीवन में टीचर सबसे बड़ा वाला विलेन होता है। और काफ़ी टीचर तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको बच्चे अलग ही नाम से बुलाते रहते हैं, उनका एक अलग ही मान होता है कि भैया इनसे बच के ही रहो नहीं तो बहुत पड़ेगी। चलिए, तो बच्चे बोलते हैं ना कि फलाना टीचर सनकी है, आज सनक गया, आज मारेगा, तो वही चीज़। तो हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी थे, मैं इस बारे में भी भूल गया था। ठीक है, तो यह विचार कि वो जा रहे हैं और शायद मैं उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखूंगा, इस विचार ने मुझे उनकी छड़ी के बारे में सब कुछ भुला दिया था, और इस बारे में भी सब कुछ भुला दिया था कि वो कितने सनकी थे। ठीक है, ये हो गया था। ओह अभागे लोग, ठीक है, रिवीजन कर लें। ओह अभागे लोग, अरे अभागे लोग, सभागार पर
उन्होंने यही लगा दिया था। मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ क्यों? मैं बड़ी मुश्किल से लिखना सीख सका था। अब मैं इससे ज़्यादा कभी भी नहीं सीख सकूँगा। यहीं पर और इसी समय मुझे रुक जाना होगा। म, अपना पाठ याद ना करके चिड़िया के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने जाने के लिए मैं कितना दुखी हो रहा था। मेरी किताबें जो एक क्षण पहले या फिर ए वाई लगो कुछ समय पहले यानी थोड़ी देर पहले, मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझे एक बहुत बड़ी समस्या लग रही थी और ले जाने में बहुत भारी थी, मेरा व्याकरण, मेरा माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, संतों का मेरा इतिहास, ये सब मेरे पुराने मित्र बन चुके हैं। यानी ये सब अब मेरे पुराने मित्र बन चुके हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। और एम हैमल को भी। ठीक है, यह विचार कि वो जा रहे हैं और मैं शायद उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखूंगा, इस विचार ने मुझे सब कुछ भुला दिया है उनकी छड़ी के बारे में, और इस बारे में भी सब कुछ भुला दिया है कि वो कितने सनकी थे। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, मैन मतलब गुरुजी। ठीक है, तो बेचारे गुरुजी, इट वाज इन ऑनर, सम्मान देने के लिए ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को, ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहने हैं, हीज अपने फाइन सुंदर संडे क्लॉथ्स, रविवारीय कपड़े। बेचारे गुरुजी, इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए ही उन्होंने अपने सुंदर रविवारीय कपड़े पुट ऑन पहने हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई कि क्यों द ओल्ड मैन, बुजुर्ग लोग ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग बैठे हुए हैं, देयर यहाँ पर, इन द बैक, पीछे की तरफ ऑफ द रूम, कमरे के। और अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि दे वर सॉरी, वो दुखी हैं, टू अर्थात वो सब भी दुखी हैं, दैट कि दे हैड नॉट, वो नहीं जा सके, गॉन मतलब नहीं जा सके, टू स्कूल मोर, ज़्यादा स्कूल। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सब भी दुखी हैं कि वे सब ज़्यादा स्कूल नॉट गोन, नहीं जा सके थे। नहीं जा सके थे का मतलब यानी वो लोग अपने बचपन में स्कूल नहीं जाते थे, जैसे आप लोग ही अपने बचपन में स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल ना जाने का बहुत सारा बहाना होता था आपके पास कि आज पेट दर्द कर रहा है, आज सर दर्द कर रहा है, आज चल नहीं पा रहे हैं। तो वही उसी चीज़ की बात हो रहेगी। वो सब लोग भी दुखी थे कि वो सब लोग स्कूल नहीं जा सके थे। अगर वो स्कूल जाते तो शायद उनको फ्रेंच भाषा का अच्छा खासा ज्ञान होता। ठीक है, गोन मोर, इट वाज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद कहने का, और मास्टर, हमारे टीचर को, यानी हमारे अध्यापक को, फॉर हीज, उनकी 40 ईयर्स, 40 वर्ष की फेथफुल, निष्ठावान सर्विस, सेवा के लिए। तो हमारे मास्टर को या फिर हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद कहने का, इट वाज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था। फिर उसके आगे, एंड, और, ऑफ शोइंग, दिखाने का, देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट और अपना सम्मान दिखाने का या फिर अपना सम्मान प्रदर्शित करने का, फॉर कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो दैट वाज, जो कि, देयर्स, उनका, नो मोर, अब उनका अपना नहीं था। और उस और उस कंट्री, और उस देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का, शो मतलब दिखाना या फिर प्रदर्शित करना, तो सम्मान प्रदर्शित करने का जो अब उनका अपना नहीं था। ठीक है, तो पूरा जोड़कर पढ़ना होगा, हमें इसका प्रयोग 2 बार करना होगा। इट वाज देयर वे, यानी ये उनका अपना तरीका था। तो पहली बार तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद कहने का, ये उनका अपना तरीका था। और वह देश जो अब उनका नहीं था, उस देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का, इट वाज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था। ठीक है, वाइल, जब आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हैड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। तो मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, टू रिसाइड, बोलने की अब मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं कुछ भी कर सकता था। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन यानी मैं कुछ भी कर सकता था। टू बी एबल, योग्य होने के लिए, टू से, बोलने के,
दैट ड्रेडफुल, उस भयानक रूल, नियम को, फॉर द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के, ऑल थ्रू, पूरा का पूरा, ठीक है, वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि पार्टिसिपल्स के उस भयानक रूल को, इस भयानक नियम को, ऑल थ्रू, पूरा का पूरा, बिना किसी गलती के, साफ साफ और बहुत जोर जोर से बोलने के योग्य होने के लिए, What would I have not given to be, मैं कुछ भी कर सकता था, given to उसके बाद be able यानी योग्य होने के लिए, ठीक है। पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को पूरा का पूरा, बिना किसी गलती के, बहुत साफ साफ और बहुत जोर जोर से सुनाने के लिए, या फिर सुनाने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सब कुछ सुना दूँ, ठीक है, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं अटक गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड पर, यानी पहले शब्द पर, लेकिन मैं फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द पर ही मिक्सड अप, अटक गया, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क को होल्डिंग ऑन, पकड़े हुए, अपनी मेज को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का मुझ में साहस नहीं हो रहा था। लुक अप मतलब ऊपर, नॉट डेयरिंग साहस नहीं हो रहा था, और ऊपर देखने का मुझ में साहस नहीं हो रहा था, या फिर ऊपर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आसान है तो बार बार पढ़ने की क्या ज़रूरत, आगे चलते हैं। आई हर्ड, मैंने सुना, एम को से टू मी, मुझसे कहते हुए, तो मैंने एम को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, आई मतलब मैं, वॉन्ट नहीं, स्कॉल्ड डांटूंगा, यू मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच। यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस हो रहा होगा, बैड इनफ, पर्याप्त बुरा, तुम्हें पहले से ही काफ़ी बुरा लग रहा होगा, ठीक है, या फिर तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा लग रहा होगा। शी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सैड, हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से। देखो ऐसा है कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, ब्राह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है ढेर सारा समय। आई हैव मेरे पास है, तो मेरे पास ढेर सारा समय है। आई लर्न, मैं सीख लूँगा, इट इसे टुमारो, कल, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, अब तुम देख सकते हो, और अब तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, वेयर की कहाँ, वी हैव कम आउट, हम आ गए हैं, कि हम कहाँ आ गए हैं, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। ओह, अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ये सबसे बड़ी समस्या है। विथ अल्सास, अल्सास के साथ, अल्सास के साथ यानी पूरे ज़िले को संबोधित कर रहे हैं, यानी पूरे ज़िले के लोगों को कह रहे हैं कि अल्सास के लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है, ठीक है। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसा किताब में लिखा है। अरे, अल्सास के साथ यहाँ बड़ी समस्या है। शी यानी यहाँ, यानी अल्सास, यानी अल्सास के लोग। तो यहाँ पुट्स ऑफ टाल देती है लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, कल पर। यहाँ सीखने को कल पर टाल देती है। नाउ, अब, दोज फेलो आउट, बाहर के लोगों को, दोज फेलो आउट यानी आउट मतलब बाहर के, फेलो मतलब लोगों को, तो दोज फेलो आउट यानी अब बाहर के लोगों को, देयर विल हैव द राइट, अधिकार होगा, टू से, कहने का, टू यू, आपसे। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा, यानी अब वो लोग बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। हाउ इट इज़, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड, तुम नाटक करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। एंड इट, और फिर भी, यू कैन नेदर स्पीक, तुम ना तो बोल सकते हो, नॉर राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा या फिर अपनी भाषा, ठीक है। और तुम अपनी भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट लेकिन, यू तुम, आर नॉट नहीं हो, द वर्स्ट सबसे बुरे, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर को मतलब बेचारे, लिटिल मतलब नन्हे, फ्रेंच मतलब फ्रेंच, तो पुअर को साइलेंट करो, डायरेक्ट बोलो, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सभी के पास, अ ग्रेट डील, पर्याप्त कारण है, टू अप्रोच, दोष देने के लिए, आवर सेल्फ, स्वयं को, विथ, तो हम सभी के पास स्वयं को दोष देने के लिए, ऑल ग्रेट डील,
यानी अ ग्रेट डील यानी पर्याप्त कारण है। तो मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच, तुम पहले ही बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। देखो ऐसा है, सी हाउ इट इज़, यानी सी हाउ इट इज़ यानी देखो ऐसा है, हर दिन हम स्वयं से कहते हैं, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, यानी हर दिन हम स्वयं से कहते हैं वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। अरे मतलब अरे, ये सबसे बड़ी समस्या है अल्सास के लोगों के साथ, वह सीखने को कल पर टाल देती है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अल्सास के साथ यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, वह सीखने को हमेशा कल पर टाल देती है। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन नन्हे फ्रेंच, केवल तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हम सभी के पास विहबाल यानी हम सभी के पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। यो पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनेक्सियस, उत्सुक नहीं थे, इनफ पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, अर्थात तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए। तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, वो पसंद करते, टू पुट यू, तुम्हें लगाना, टू वर्क, काम पर, तुम्हें काम पर लगाना वो ज़्यादा पसंद करते, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और एट द मिल, या फिर किसी आरा मशीन पर। ठीक है, तो तुम्हें पुट यू टू वर्क, काम पर लगवाना वो ज़्यादा पसंद करते, अर्थात वो तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगवाना ज़्यादा पसंद करते। शो एज टू हैव, ताकि इससे, अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा अधिक धन मिल सके, ताकि इससे थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, अर्थात आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, इसका मतलब होगा मैं भी दोषी हूँ। ब्लेम मतलब दोष ठहराने के लिए, मैं भी हूँ, अर्थात आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई, क्या मैंने, नॉट ऑफ्टन, कई बार, सेंट यू, तुम्हें नहीं भेजा, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को, क्या मैंने तुम्हें कई बार मेरे फूलों को पानी देने के लिए नॉट सेंट, नहीं भेजा, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, बजाय ऑफ लर्निंग, सिखाने के, योर लेसन, तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय, या फिर तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय, क्या मैंने कई बार तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड, और व्हेन, जब, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो, जाना, फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए, और जब कभी भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। डिड आई, तो क्या मैंने, नॉट जस्ट गिव यू, तुम्हें नहीं दे दिया, अ हॉलीडे, एक छुट्टी, अर्थात तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की थी। क्लियर है, आगे चल सकते हैं। ये चित्र आप सबकी बुक में बना होगा, 1870-71 का फ्रांस है ये। ठीक है, ये देखिए लॉरेन और अल्सैस, ये जिले हैं। ठीक है, देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फ्रॉमिंग वन थिंग यानी एक के बाद अनदर, दूसरी बात करते हुए, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, बात करते रहे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। ठीक है, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। शेइंग, उन्होंने कहा, दैट कि इट, यहाँ यानी ये भाषा, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज, भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार की। उन्होंने कहा कि यहाँ संसार की सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कसंगत भाषा है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत। दैट वी मस्ट, दैट कि वी, हमें, मस्ट, अवश्य ही, गार्ड, सुरक्षित रखना होगा, इट, इस भाषा को, अमंग अस, हमारे बीच, कि हमें इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, एंड, और, नेवर, कभी भी नहीं, फॉरगेट, भूलना है, इट, इसे, और इसे कभी भी नहीं भूलना है। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल, जब, व्हेन
यानी जब अ पीपल किसी देश के लोगों को आर इंस्लेव्ड गुलाम बनाया जाता है, क्योंकि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो एज लॉन्ग एज जितनी देर तक या फिर जितने लंबे समय तक दे होल्ड वो पकड़ बनाए रखते हैं, होल्ड फास्ट यानी वो मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा के लिए, अपनी भाषा पर, ठीक है। तो जब तक या फिर जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं या फिर मजबूती से बंधे रहते हैं, ठीक है, यानी अपनी मातृभाषा को नहीं भूलते। इट इज़ एज, तो ये कुछ ऐसा ही है, इफ़ जैसे कि दे हैड उनके पास द की चाबी होती है टू देयर प्रिजन उनकी जेल की, ठीक है, यानी जब मर्जी तब ताला खोलो और जेल से बाहर निकल जाओ। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी होती है, ठीक है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, देन इसके बाद ही उन्होंने ओपन खोला ग्रामर, एक ग्रामर की पुस्तक खोली, एंड रीड अस और हमें पढ़कर सुनाया आवर लेसन्स हमारा पाठ। इसके बाद उन्होंने एक ग्रामर की, एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वाज अमेज, मैं आश्चर्यचकित था। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे। उन्होंने कहा कि यह सब संसार की सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है, सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत, और हमें इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा और इसे कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जितने लंबे समय तक या फिर ऐसे एज लॉन्ग एज यानी जितने लंबे समय तक या फिर जितनी देर तक दे होल्ड फास्ट वो पकड़ बनाए रखते हैं या फिर जो वो मजबूती से बंधे रहते हैं टू देयर लैंग्वेज अपनी मातृभाषा से, तो जितने लंबे समय तक वो अपनी मातृभाषा से या फिर अपनी भाषा से बंधे रहते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। इसके बाद उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज, मैं आश्चर्यचकित रह गया। टू सी, यह देखकर, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि हाउ कि कितना वेल, कितनी अच्छी तरह से आई अंडरस्टूड, मैं समझ रहा था इट, यह सब कुछ। तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ यानी वो जो पढ़ा रहे थे, यहाँ मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ आ रहा था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम सो इजी, वो बहुत आसान था, सो इजी बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था। आई थिंक, मुझे लगता है, टू अर्थात मैं ये भी सोचता हूँ कि, दैट मतलब कि, तो मुझे ये भी लगता है कि, या फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि आई हैड, मैंने नेवर लिसन्ड, कभी भी नहीं सुना था, शो केयरफुली, इतना ध्यानपूर्वक। मुझे ये भी लगता है कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी भी नहीं सुना था। एंड दैट, और मुझे ये भी लगता है कि ही हैड नेवर, ही मतलब उन्होंने नेवर कभी भी नहीं एक्सप्लेन समझाया था, एवरीथिंग सब कुछ, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य से। और मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने इतने धैर्य से कभी सब कुछ कभी भी नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, इट सीम्ड ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट जैसे कि, ऑलमोस्ट एज इफ यानी जैसे कि, द पुअर मैन या बेचारा आदमी, तो ऐसा लग रहा था मानो यह बेचारा आदमी वांटेड, चाहता है, टू गिव, दे देना, अस हमें, आल सब कुछ, ही न्यू जो वो जानता है। तो ऐसा लग रहा था मानो यह बेचारा आदमी वह सब कुछ हमें दे देना चाहता था जो वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ठीक है। एंड टू पुट इट, और यहाँ सब कुछ, ऑल यानी पुट इट ऑल यानी और ये सारा ज्ञान, ठीक है, इनटू आवर हेड, हमारे हेड में, पुट इट भर देना चाहता था, हमारे मस्तिष्क में या फिर हमारे दिमाग में भर देना चाहता था, वन स्ट्रोक, एक ही बार में। और यह सारा ज्ञान, ठीक है, एक ही झटके में
हमारे दिमाग में पुट इट भर देना चाहता था। कैमरा की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गया ना, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में वह सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। ठीक है, अब क्लियर है। तो आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के आफ्टर बाद, व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन, हमारा पाठ हुआ इन राइटिंग, लेखन का। तो हमारा लेखन का पाठ हुआ, राइटिंग मतलब लिखना। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, नई कॉपियाँ लाए थे फॉर अस, हमारे लिए। तो उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। ब्रिटेन, जिन पर लिखा हुआ था इन ब्यूटीफुल, सुंदर, राउंड हैंड, सुंदर वक्राकार शैली के हैंड, हस्तलेख में लिखा हुआ था। तो जिन कॉपियों पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुंदर वक्राकार शैली है। अब कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, इसलिए नज़र मत लगा दीजिएगा, ये मेरी राइटिंग है। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए, ये भारत, ये भारत, ये भारत, ये भारत, इसी तरह से उसमें लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी गोल सा। ठीक है, तो ये हो गया सुंदर वक्राकार शैली का हस्तलेख। ठीक है, अभी ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन फेयर एंड लवली लगा देंगे तो अच्छा लगने लगेगा। चलिए तो ये है फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। ठीक है, दे लुक्ड लाइक, वो कॉपियाँ लुक्ड लाइक, ऐसी लग रही थी मानो लिटिल फ्लैग, छोटे झंडे, फ्लोटिंग, लहरा रहे हों, एवरीवेयर, सभी जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। ठीक है, तो वो ऐसी लग रही थी मानो स्कूल के कमरे में सभी जगह छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, हंग फ्रॉम द रोड, जिन्हें हंग लटकाया गया है, फ्रॉम द रोड, छड़ से, रॉड मतलब छड़, डंडा, छड़ी, रॉड। ठीक है, रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, आवर डेस्क, हमारी मेजों के टॉप, ऊपर, रॉड, छड़ों से हंग, लटका दिए गए हों। ठीक है, तो जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रामर के बाद यानी व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एमहमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। वो लुक लाइक, वो कॉपियाँ अर्थात वे कॉपियाँ ऐसी लग रही थी मानो स्कूल के कमरे में सभी जगह छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जिन्हें हमारी मेजों के ऊपर, जिन्हें हमारी मेजों के ऊपर रॉड से लटका दिया गया हो। ठीक है, यू आट टू हैव सीन, काश कि आप देख पाते, यू आट टू हैव सीन यानी काश आप देख पाते, हाउ एवरीवन, की कैसे सभी लोग, सेट टू वर्क, अपने काम में व्यस्त हो गए थे, कि कैसे सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो गए थे। एंड हाउ क्वाइट, और कितना शांत था, इट वाज, यहाँ, और यहाँ कितना शांत था, यानी कोई किसी से फालतू की बात नहीं कर रहा था। काश कि आप देख पाते कि सब लोग किस तरह अपने काम में व्यस्त थे और यहाँ सब कितना शांत था। द ओनली साउंड, केवल एकमात्र आवाज़ आ रही थी, वाज द स्क्रैचिंग, रगड़ने की, ऑफ द पेन, कागज, पेन कलम की, और द पेपर, कागज के ऊपर। ठीक है, तो द ओनली साउंड, केवल एकमात्र आवाज़ कागज पर कलम के रगड़ने की आ रही थी। वंस, एक बार तो, सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आ गए, एक बार तो कुछ भंवरे भी उड़कर अंदर आ गए, बट लेकिन नोबडी, किसी ने भी पेड एनी अटेंशन, थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिया, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उनकी ओर, लेकिन उनकी ओर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वन, नॉट इवन, यहाँ तक कि द लिटिलस्ट वन, सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु, जो, वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, जो चित्र बनाने में व्यस्त थे, देयर, अपने, फिश, मछली पकड़ने के हुक, कांटों का, जो अपने मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में व्यस्त थे, अर्थात बच्चे चित्र बना रहे थे। ठीक है,
एज इफ मानो दैट की वाज फ्रेंच, मानो यह भी फ्रेंच भाषा टू हो, मानो यह भी फ्रेंच भाषा हो, अर्थात चित्र बनाना भी मानो फ्रेंच भाषा के अंतर्गत आता हो, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मानो यह भी फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ, छत पर, द पीजन्स, कबूतर, कुक्ड, गुटर गो कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीरे धीरे। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में, और अपने मन में मैंने सोचा, विल दे, क्या वे लोग, मेक देम सिंग, इन्हें गाने के लिए मजबूर करेंगे, इन जर्मन, जर्मन में, अर्थात हम लोगों को फ्रांस भाषा ना पढ़ के जर्मन भाषा पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो क्या इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी, यानी कबूतरों को भी, क्या वे लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। अब बहुत ज़्यादा आसान है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा खुद यहाँ से यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। व्हेनेवर, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते हुए, तो जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, अर्थात जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, अर्थात लिख रहा था और फिर नज़र उठाकर ऊपर देखता था, ठीक है। तो जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, आई शॉ, मैंने देखा, एम हैमल को, सिटिंग, बैठे हुए, मोशनलेस, स्थिर, तो मैंने एम हैमल को स्थिर बैठे हुए देखा, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, ठीक है। तो मैंने एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग, और वो घूर रहे थे, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले तो किसी चीज़ को, गेजिंग यानी घूरना, फर्स्ट एट वन थिंग यानी पहले एक चीज़ को, देन अनदर, फिर दूसरी चीज़ को, अर्थात पहले तो किसी चीज़ को, देन अदर, फिर किसी चीज़ को, अर्थात कभी तो किसी चीज़ को तो कभी तो किसी और चीज़ को, ठीक है। तो गेजिंग, वो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, कभी तो किसी चीज़ को, देन एट अनदर, तो कभी दूसरी चीज़ को या फिर किसी और चीज़ को, दो तरह से पढ़ सकते हैं इसको। दे गेजिंग, वो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले तो किसी चीज़ को और फिर किसी दूसरी चीज़ को, या फिर, हाँ चलिए ऐसे ही पढ़िए, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो घूर रहे थे, पहले तो किसी चीज़ को और फिर किसी दूसरी चीज़ को। एज इफ, ऐसा लग रहा था, मानो ही, वह, वांटेड, चाहते थे, टू फिक्स, बिठा लेना या फिर अंकित कर लेना, इन हिज माइंड, अपने मन में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि हर सब कुछ, यानी सब कुछ, लुक्ड, जैसा दिखता था, इन दैट, उस लिटिल, छोटे, स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, एज इफ, ऐसा लग रहा था, मानो वह स्कूल के इस छोटे से कमरे में सब कुछ, जस्ट हाउ लुक्ड, जैसा दिखता था, ठीक वैसा ही, फिक्स, अंकित कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने मन में। ऐसा लग रहा था, मानो वह स्कूल के इस छोटे कमरे में सब कुछ, जस्ट हाउ लुक्ड, जैसा दिखता था, ठीक वैसा ही, अपने मन में फिक्स कर लेना चाहते थे, अंकित कर लेना चाहते थे या फिर छाप लेना चाहते थे, ठीक है। फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। तो फैंसी, जरा सोचिए, फॉर 40 years, 40 सालों से, ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, ठीक है। जरा सोचिए, 40 वर्ष से वो इसी एक स्थान पर थे, विथ हिज गार्डन, उनका बगीचा, आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर था, ठीक है। उनका बगीचा खिड़की से बाहर था या फिर उनकी खिड़की से बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने थी, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क, एंड द बेंचेस, और बेंच, हैड बीन worn स्मूथ, घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, केवल डेस्क और बेंच ही घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टॉलर, अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे।
और बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन मतलब होता है एक प्रकार की बेल, होप वाइन को होप वाइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने लगाया था हिमसेल्फ अपने हाथों से, और होप वाइन जिसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, टू एंड अबाउट द विंडो, वो खिड़की से होती हुई टू द रूफ, छत तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे एक बार। जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, मैंने एम हैमल को उनकी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वो पहले तो किसी चीज़ को और फिर किसी दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ स्कूल के इस छोटे से कमरे में हर एक चीज़ जैसी दिखती है ठीक वैसी ही अपने मन में अंकित कर लेना चाहते थे। जरा सोचिए, 40 सालों से वह यहीं पर थे, द सेम प्लेस, यानी वो इसी एक स्थान पर थे। उनकी खिड़की से बाहर उनका बगीचा था और उनके ठीक सामने उनकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक इसी तरह या फिर बिल्कुल ऐसे ही, केवल डेस्क और बेंच घिस घिस कर चिकनी हो गई थी और बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे और होप वाइन जिसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था वह खिड़की से होती हुई छत तक पहुंच गई थी। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, हाउ मतलब कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन टूटा होगा, हीज हर्ट उनका दिल, तो उनका दिल किस तरह टूट रहा होगा। टू लीव इट ऑल, इस सब को छोड़ कर जाने से, ठीक है, लीव इट ऑल यानी इस सब को छोड़ कर जाने से, पुअर मैन बेचारे गुरुजी, तो इन सब को छोड़ कर जाने से उनका दिल किस तरह टूट रहा होगा। टू हियर सुनकर, ही सिस्टर अपनी बहन को मूविंग चलते हुए, अबाउट इन द रूम अबव ऊपर छत पर या फिर ऊपर कमरे में, ऊपर छत पर ही बोलिए, तो अबव रूम अबव यानी ऊपर छत पर अपनी बहन को चलते हुए सुनकर, पैक करते हुए, देयर उनका ट्रंक सामान, उनका सामान पैक करने के लिए, और या फिर ऐसे उनका सामान संदूक में पैक करते हुए, पूरा जोड़कर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, लीव इट ऑल इन सब को छोड़ने से, और रूम अबव ऊपर छत पर, पैकिंग देयर ट्रंक सामान को संदूक में पैक करते हुए, ट्रंक मतलब सामान को, पैक मतलब संदूक में पैक करते हुए, हिज सिस्टर अपनी बहन को या फिर अपनी बहन की मूविंग चलने की आवाज़ सुनकर, पुअर मैन बेचारे गुरुजी का या फिर बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा। क्लियर हो गया कि इन सब को छोड़कर जाने से और ऊपर छत पर सामान को संदूक में पैक करती अपनी बहन की चलने की आवाज़ को सुनकर बेचारे गुरुजी का दिल किस तरह टूट रहा होगा। फॉर दे, क्योंकि उन्हें मस्ट लीव छोड़ देना था, द कंट्री इस देश को, नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। बट लेकिन ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन हर पाठ को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, वी हैड अ लेसन हमारा पाठ हुआ इन हिस्ट्री इतिहास का, हमारा इतिहास का पाठ हुआ, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद द बेबीज छोटे छोटे बच्चों ने, चैंटेड मतलब जोर जोर से पढ़ना, छोटे बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं ना कि का से कबूतर, तो वही चीज़, छोटे बच्चों ने जोर जोर से देयर अपना बा बे बी बो बू बोला, ठीक है। और उसके बाद छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपना बा बे बी बो बू बोला, जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं 1 2 3 4, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते देखिए, कभी स्कूल जाइए और देखिए 1 2 के टीचर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। वो बोल देंगे कि चलो एक लोग खड़े हो जाओ और फिर जोर जोर से बोलो, तो एक बच्चा बोलेगा का से कबूतर,
तो बाकी के सभी बच्चे जोर से बोलेंगे का से कबूतर, वही चीज़। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है हो, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कक्का किक्की कुक्कू के को कंका, ठीक उसी तरह से बा बे बी बोबू। ठीक है, और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपना बा बे बी बो बू बोला। डाउन देयर एट द बैक, पीछे की तरफ ऑफ द रूम, कमरे के। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे की तरफ, या फिर कमरे में सबसे पीछे। ओल्ड हाउसर, बूढ़े हाउसर ने भी, बूढ़े व्यक्ति ने भी हैड पुट ऑन, पहन लिए थे, हिज स्पेकल्स, अपने चश्मे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी कमरे में पीछे की तरफ बूढ़े हाउसर ने भी अपने चश्मे पहन लिए थे। एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी बाल पुस्तक को, होल्डिंग पकड़कर, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से, और अपनी बाल पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़कर, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वहाँ भी देम, छोटे बच्चों के साथ, स्पेल्ड द लेटर, स्पेल्ड द लेटर मतलब बा बे बी बो, कौन से लेटर्स स्पेल हो रहे हैं, कौन से लेटर्स बोले जा रहे हैं, बा बी बे बी बो, तो इसका मतलब स्पेल्ड द लेटर, यानी वह भी बा बे बी बो बोल रहा था। ठीक है, तो कमरे में पीछे की तरफ बूढ़े हाउसर ने भी अपने चश्मे पहन लिए थे और अपनी बाल पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़कर वह भी छोटे बच्चों के साथ बा बे बी बो बोल रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, दैट की ही टू, वह भी, वाज क्राइंग, रो रहा था। ठीक है, तो यू कुड सी, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ट्रेम्बल्ड, काँप रही थी, विथ इमोशन, भावुकता से या फिर भावना से, भावुकता से उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत फनी था, बहुत हास्यप्रद था, टू हियर हिम, उसे सुनना, और उसे सुनना बहुत ज़्यादा हास्यप्रद था। दैट की वी आल, हम सभी, वांटेड, चाहते थे, टू लाफ, हंसना, कि हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। आह, अरे, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट, यह, द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। ठीक है, अरे, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ठीक है, अब यहाँ पे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। कुछ भी दिक्कत है तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है तो मैं बार बार समझाना उचित नहीं समझता, सिर्फ आपका टाइम ख़राब होगा। ज़्यादा आसान चीज़ें हो तो उन पर थोड़ा सा कम ध्यान देने की ज़रूरत है, जब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल एट वंस, तुरंत या फिर अचानक, ऑल एट वंस यानी अचानक। द चर्च क्लॉक, चर्च क्लॉक यानी चर्च की घड़ी ने, स्ट्रक 12, 12 मतलब 12, स्ट्रक मतलब 12 बजाना। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, यानी घड़ी में 12 बज गए। देन, तब, द एंग्ल्यूश, एंग्ल्यूश एक प्रार्थना की घंटी है और उस प्रार्थना की घंटी का नाम एंग्ल्यूश है। जैसे कभी कभी आप अपने घर में किसी जानवर का नाम रख देते हैं, जैसे कोई कुत्ता है तो उसका नाम ब्राउनी रख देते हैं, तो उस कुत्ता, वास्तव में तो वो एक कुत्ता है लेकिन उसका नाम ब्राउनी है। उसी तरह से ये एक घंटी है लेकिन इस घंटी का नाम एंग्ल्यूश है और ये प्रार्थना की घंटी है। ठीक है, तो देन द एंग्ल्यूश, और फिर एंग्ल्यूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, ठीक इसी क्षण, एट द सेम मोमेंट, ठीक इसी पल या फिर ठीक इसी क्षण। द ट्रम्पेट, तुरहियाँ, ऑफ द प्रशियन, प्रशिया के सैनिकों की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से लौटते हुए, साउंडेड, सुनाई पड़ी। अंडर आवर विंडो, हमारी विंडोज़, हमारी खिड़कियों के अंडर, नीचे। ठीक इसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए प्रशिया के सैनिक की ट्रम्पेट साउंडेड, तुरहियाँ सुनाई पड़ी। तो ठीक इसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए या फिर अभ्यास से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियाँ हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई पड़ी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, यानी अपनी कुर्सी से, वेरी पेल, वो बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए थे। ठीक है, तो एम हैमल
अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वो बहुत पीले पड़ गए थे। आई नेवर शॉ, मैंने कभी भी नहीं देखा था, हिम उन्हें, लुक सो टॉल, इतना ज़्यादा आत्मविश्वासी। मैंने कभी भी उन्हें इतना ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं देखा था। एक बार रिवीजन करेंगे यहाँ पे कि अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंग्ल्यूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी। ठीक इसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए प्रसिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई पड़ी। एमहमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वो बहुत पीले पड़ गए थे। मैंने उन्हें कभी भी इतना ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स, मित्रों या फिर मेरे दोस्तों, सैड ही उन्होंने कहा। आई मैं बट समथिंग, लेकिन किसी चीज़ ने चोक्ड हिम, उनके गले को चोक्ड कर दिया, उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, ही वहाँ कुड नॉट नहीं गो ऑन, वो अपनी बात जारी नहीं रख सके या फिर वो अपनी बात पूरी नहीं कर सके। देन तब ही टर्न्ड, वो मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मतलब श्याम पट्ट, तब वह श्याम पट्ट की ओर मुड़े। टुक उठाया, अ पीस एक टुकड़ा ऑफ चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हीज माइट, माइट मतलब शक्ति, ताकत, हीज अपनी, और अपनी ऑल माइट पूरी ताकत के साथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ ही रॉट उन्होंने लिखा। एज लार्ज, उतना बड़ा जितना बड़ा, एज ही कुड वो लिख सकते थे, अर्थात उतने बड़े अक्षरों में जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे। फिर वो श्याम पट्ट की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा कि वो लिख सकते थे, या फिर उतने बड़े अक्षरों में लिखा जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे। वाइब्ल फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड और लीन्ड, झुक गए। हीज हेड, और अपने सिर को झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के अगेंस्ट, दीवार के सहारे। फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया। एंड और विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गीजर, उन्होंने इशारा किया टू अस, हम सबको, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया। ठीक है, फिर वहाँ रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपने हाथों से हम सबको इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन कमेंट करके मुझे बताना कि इस चैप्टर से क्या सीखा है, क्योंकि अपने आप में ये चैप्टर अनोखा है। इस चैप्टर में बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की गई है। और अगर आप नहीं समझ सके कि इस चैप्टर में क्या संदेश दिया गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा और आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखेंगे उस कमेंट को पढ़कर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।